आज से करीब 8000 साल पहले जब हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं था, जब इंसानी सभ्यता का नामो निशान नहीं था, तब कुछ इंसानी कदम इस मुल्क की धरती पर पड़े, जिन्होंने खेती सिखाई, जिन्होंने हथियार बनाना सिखाया, उन हथियारों से लड़ना सिखाया, जिन्होंने भाषा बनाई और इंसानों की पहली सभ्यता विकसित की, जिन्होंने इंसान को पाषाण युग से वैदिक युग तक पहुंचाया। उन इंसानों को ऋग्वेद में एक नया नाम दिया गया, आर्यन। वही आर्यन जिनके नाम पर हिंदुस्तान को आर्यवर्त कहा गया। आखिर कौन हैं वो आर्यन? क्या उनकी पीढ़ियां आज भी जिंदा हैं? क्या उनकी कोई नस्ल आज भी हिंदुस्तान में ही रहती है, जिनकी तलाश में हर साल सैकड़ों विदेशी महिलाएं हिंदुस्तान के उस गांव में आती हैं, ताकि उनकी औलाद भी एक आर्यन हो? I'm here to have a baby. I think you know what it means. It's the only place anymore where you can get real Aryans. आर्यों की जिन कहानियों को आज तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा, जिनकी ताकत, जिनकी बुद्धिमानी, जिनके हुनर को सिर्फ किस्से कहानियों में सुना, उनकी तलाश में IBN 7 की टीम भी निकल पड़ी। इतिहास की रहस्यमय कथाओं के कुछ गुमनाम चेहरे आर्यों की एक हैरतअंगेज दुनिया को पहली बार टीवी कैमरे पर कैद करने की कोशिश में। आज IBN 7 आपको ले चलेगा हिंदुस्तान के एक ठंडे रेगिस्तान में, जहां से मिलती हैं आर्यों की निशानियां। एक ऐसी अनजान बस्ती जो आपने पहले कभी नहीं देखी। कुछ ऐसे लोग जिनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिनकी शक्ल सूरत हिंदुस्तानी होकर भी हिंदुस्तानियों जैसी नहीं है, जिनकी अपनी संस्कृति है, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा है। वैदिक काल से चली आ रही आर्यों की कुछ ऐसी पीढ़ियां, जिनके करीब 2200 लोग आज भी जिंदा हैं। आज मिलिए दुनिया की सबसे शुद्ध आर्यन प्रजाति से। ये चौड़े सीने के, विशिष्ट सुडौल बाहों के और तीखी नाक नक्श के लोग, इस तरह के ग्रुप भारत में अभी भी उपलब्ध हैं। वही आर्यन जिन्होंने सिकंदर को विश्व विजेता बनाया, जिनके लिए हिटलर ने पूरी दुनिया से बगावत कर दी। नीली आंखों वाले, फौलादी जिस्म वाले, अपने दिमाग का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने वाले कुछ ऐसे लोग, जिनसे मिलना किसी आम आदमी की पहुंच से दूर है। कैसी है आर्यों की वो रहस्यमयी दुनिया? क्या आज भी वो उतने ही शक्तिशाली हैं? क्या आज भी उनके रीति रिवाज वैदिक काल की याद दिलाते हैं? आज पहली बार मिलिए दुनिया के सबसे शुद्ध इंसानों से, शायद पहले हिंदुस्तानियों से, जिन्हें कहते हैं आर्यपुत्र। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या आर्यन आज भी हैं? क्या वाकई वही लोग हैं ये, जिनकी वजह से भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा था, जिनकी कहानियां, जिनके किस्से हम बचपन से पढ़ते आए हैं? अगर ये वाकई आर्यन हैं, तो आज तक दुनिया के सामने क्यों नहीं आए? क्या इसलिए कि उनकी शक्तियों का राज बरकरार रहे? हमें जानकारी मिली कि शुद्ध आर्यन प्रजाति के करीब 2200 लोग आज भी जिंदा हैं।
जो देश के एक बेहद दुर्गम इलाके में बसते हैं। खुद भारतीय सेना उन्हें बाहरी दुनिया से महफूज रखती है। कहा जाता है कि आर्यपुत्र की ख्वाहिश में हर साल दर्जनों विदेशी महिलाएं वहां जाती हैं। हमने फैसला किया कि उन मुश्किल रास्तों से होकर हमारी टीम भी उस बस्ती में जाएगी। आर्यन प्रजाति को पहली बार कोई टीम कैमरे में कैद करेगी और यह तलाशेगी कि उन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। I'm here to have a baby. I don't want to tell my name. I'm from Munich in Germany. I'm here to have a baby. I think you know what it means. It's the only place anymore where you can get real Aryans with real Aryan blood. Yes, it's very common. There are many women, and I'm not the first. And I will definitely not the last one who will do this. You're not just coming here and saying you want to have a baby. There is like a whole system behind this. I don't want to talk more about the system. It's not wrong what I'm doing. I'm paying for what I want. आर्यन हिंदुस्तानियों की सबसे पहली नस्ल, सबसे बाहुबली, सबसे बुद्धिमान, सबसे खूबसूरत, सबसे शुद्ध, जिनकी ख्वाहिश में हर साल सैकड़ों विदेशी महिलाएं हिंदुस्तान की एक रहस्यमय बस्ती में आती हैं ताकि उनके होने वाले बच्चे की रगों में भी एक आर्यन का लहू दौड़े। आर्यन की वो दुनिया हिंदुस्तान के एक ठंडे रेगिस्तान में बसी है और उसी दुनिया को पहली बार टीवी कैमरे पर कैद करने IBN 7 की टीम भी एक लंबे सफर पर निकल पड़ी। हमारी पहली मंजिल है दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर लेह, जहां आर्यंस की वो पीढ़ी आज भी जिंदा बताई जाती है। नीले आसमान के नीचे बर्फ की सफेद चादर से ढका एक अद्भुत शहर। छोटे तिब्बत के नाम से मशहूर इस शहर में बौद्ध लामाओं की एक अद्भुत दुनिया बसती है। लेकिन इन्हीं वादियों में कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक खुद को दुनिया की नजर से महफूज रखा। कुछ ऐसे शुद्ध आर्यन जिनकी पीढ़ियों के करीब 2200 लोग आज भी जिंदा हैं। आर्य संस्कृति भारत में अभी भी निरंतर विद्यमान है और मनुस्मृति को हम देखें तो इसमें इसमें जिन क्षेत्रों का उल्लेख है वो सभी क्षेत्र भारत में हैं। कुछ आर्यों के कुछ प्रजातियों ने, कुछ वर्ग ने अपनी रक्त शुद्धता को बरकरार रखा है और उनके द्वारा बीच बीच में यह खबर आती रहती है कि वो वास्तविक शुद्ध आर्य हैं। दिल्ली से तकरीबन 1.5 घंटे का हवाई सफर तय करके हम लेह पहुंच चुके हैं और यहां से हमारी मंजिल है तकरीबन 163 किलोमीटर दूर, जहां बसती है इंसानों की एक बेहद अजीबोगरीब दुनिया। कुदरत ने इस इलाके को बेपनाह खूबसूरती बख्शी है, लेकिन इन वादियों के बीच हजारों सवाल भी इन फिजाओं में तैर रहे थे। क्या हम उन्हीं आर्यन को देखने जा रहे हैं जिनके पूर्वजों ने ही करीब 8000 साल पहले हिंदुस्तान में कदम रखा? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने इंसानों की पहली सभ्यता शुरू की? अगर ये वही हैं, तो दिखते कैसे होंगे? उनका रंग रूप कैसा होगा? उनकी कदकाठी कैसी होगी? क्या वैसी है जैसी इतिहास की कहानियों में बताई गई? लेह आकर हमें पता लगा कि वाकई यहां आर्यन की एक गुमनाम दुनिया मौजूद है, लेकिन उनसे मिलने की इजाजत देश के किसी आम आदमी को नहीं। खुद उस गुमनाम बस्ती की गुजारिश पर सेना उन्हें बाहरी दुनिया से महफूज रखती है। इसलिए उस रहस्यमय दुनिया में दाखिल होने के लिए हमें सरकारी इजाजत लेनी पड़ी।
लेह के इस ठंडे और बेजान रेगिस्तानी इलाके से हमारा सफर शुरू होता है उस इलाके की ओर जहां एक ऐसी नस्ल ने कदम रखा जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध नस्ल माना जाता है और जिसके निशान वहां आज भी पाए जाते हैं। हमारे सफर का मकसद उसी नस्ल की तलाश करना है। इस मुश्किल और लंबे सफर से पहले हमारे लिए आर्यों का इतिहास समझना भी जरूरी था। आर्य कौन थे, कहां से आए, इसे लेकर इतिहास में कई दावे होते हैं। पहला दावा यह कि आर्यों की उत्पत्ति तुर्की के अनातोलिया से हुई। दूसरे दावे में माना गया कि आर्य यूरोप के यूराल पर्वतों से आए थे। और तीसरा दावा यह कि आर्यों की शुरुआत हिंदुस्तान के हिमालय से ही हुई। आर्य शब्द अल शब्द से निकला प्रतीत होता है। अल अर, जिससे अरा शब्द बना है, आला शब्द बना है। यानी धरती को चीरने के लिए जो नुकीला लठ इस्तेमाल किया जाता था, छड़ी इस्तेमाल की जाती थी, उसके लिए अर का इस्तेमाल होता था। और जो लोग उसका इस्तेमाल करते हुए खेती कर रहे हैं उनके लिए आर्य शब्द का, यानी आर्य का मतलब हुआ खेती करने वाले लोग, दूसरों से श्रेष्ठ, और इसलिए बाद में श्रेष्ठता का सूचक बन गया। भारतीय संस्कृति में आर्यों का पहला जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें लिखा गया है अहम भूमि मददा मार्याय, यानी मैं यही भूमि आर्यों को देता हूं। वेदों के अलावा मनुस्मृति में भी आर्यों का जिक्र बार बार हुआ, जिसमें उनकी शारीरिक रचनाओं का वर्णन किया गया। इनका जो शारीरिक गठन है, यह जो ऋग्वेद में दिया गया इंद्र और मरुत का गठन है, उससे आज मिलता है। ये चौड़े सीने के, विशिष्ट सुडौल बाहों के और तीखी नाक नक्श के लोग हैं। और इस तरह के ग्रुप भारत में अभी भी उपलब्ध हैं। वाल्मीकि रामायण में कई बार भगवान राम को आर्य कहकर संबोधित किया गया, जबकि महाभारत में श्री कृष्ण और गीता में अर्जुन के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो आर्य इंसानों की सबसे शुद्ध, सबसे श्रेष्ठ नस्ल थी, जिन्होंने पहली बार खेती की तकनीक विकसित की और दुनिया को पाषाण युग से बाहर ले आए। पूरी दुनिया में आर्यों को लेकर एक लड़ाई हमेशा चलती रही। ये माना गया कि आर्य योद्धाओं के दम पर ही सिकंदर ने विश्व विजय हासिल की और खुद को आर्यन साबित करने के लिए ही हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में पूरी दुनिया से बगावत कर दी। लेह की वादियों में यह तलाश उन्हीं सच्चे आर्यों की थी। हमें आर्यों की जिस सबसे शुद्ध पीढ़ी की तलाश थी, उन लोगों की कोई तस्वीर न इंटरनेट पर थी न किताबी किस्सों में, लेकिन हमें बताया गया कि उनकी वेशभूषा, उनकी नीली आंखें, उनकी कद काठी ही उनकी पहचान है। क्योंकि लेह के इस इलाके में सामान्य लोगों की लंबाई 5 फीट के आसपास होती है, लेकिन आर्यों की उस गुमनाम बस्ती का हर शख्स 6 फीट से भी लंबा होगा। इनकी हाइट जो है तो 5.5 से लेकर के 6 फीट के आसपास इनकी मानी जाती है। और इनका स्किन कलर फेरर कॉम्प्लेक्सन होता है। इनकी जो नोज है, नाक है, तो नाक ये इनकी चूंकि सक्रिय होती है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्सिटी यहाँ पर नाक के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है, तो ये इसका एक उभार होता है। और प्लस इसके बाद में इनका जो फेस आर्यों का देखें तो ये फेस में चौड़ा नहीं होता, जैसे माथा है वो चौड़ा नहीं होता है, तो ये फेस एक लेप्टोप्रोस्पिक इनका जो फेस होता है। और देन इनके बालों का देखें तो बाल इनके बहुत कोर्स नहीं होते हैं। हमारी टीम लेह की इन पहाड़ियों पर भटक ही रही थी कि हमारे लिए एक स्थानीय शख्स उम्मीद बनकर सामने आया। अंगुर साहब, क्या हालचाल है? बढ़िया जी, एकदम। तो ये बताइए, आप उसी दाह गांव के निवासी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खासियत है वहाँ जो लोग रह रहे हैं? उनके बारे में कहा जाता है कि वो लद्दाख के दूसरे लोगों से काफ़ी जो अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खासियत है उनकी? उनका है जी, लंबे लंबे 6-6 फुट के बंदे हैं जी, 6-6 फुट की लड़कियाँ भी है जी। और उनका ड्रेस जो है ले से बिल्कुल दुनिया से भी बिल्कुल अलग है जी। हाँ जी। ये कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, हाँ जी, वो बाहरी दुनिया के लोगों से उन लोगों को पसंद नहीं नहीं, हाँ जी।
बाहरी दुनिया से पसंद नहीं, आपस में शादी करना, आपस में वो करना, सब उनके अंदर ही होता है जी। हाँ जी। ये कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो है आपस में शादियाँ करते हैं। गांव के 80% लोग जो है हाँ जी, वो आपस में ही गांव में ही गाँव शादी में शादी करेंगे जी, बाहर से नहीं करेंगे, बाहर से बिल्कुल नहीं करेंगे। अंदर ही जो आर्यन विलेज के वो है पता नस्ल, उनको खराब नहीं करने के लिए अंदर ही करते जी शादी। आर्यों की उस रहस्यमय बस्ती की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। कुछ देर चलने के बाद ही हमें वो ऐतिहासिक सिंधु नदी भी दिखी, जिसका इतिहास ये कहता है कि इसी के इर्द गिर्द ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। यानी आर्यों की उस पीढ़ी का यहाँ होना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हैरानी बस इतनी थी कि आज तक आर्यों की वो दुनिया गुमनाम क्यों थी। कहते हैं सिकंदर महान ने इसी सिंधु नदी के तट पर अपना अभियान खत्म किया था। इंसानों की जिस खास नस्ल की बात हम कर रहे हैं, एक मान्यता के मुताबिक वो सिकंदर की सेना के सैनिकों के ही वंशज माने जाते हैं। कुछ ही देर के सफर के बाद हमें ये सरकारी बोर्ड दिखा, जो लेह में शुद्ध आर्यों की एक रहस्यमय दुनिया का प्रमाण बनकर सामने था। हम लेह से करीब 160 किलोमीटर दूर थे। न कोई पेड़ पौधा, न कोई इंसानी बस्ती। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होने लगी, इतनी कम कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इन हालात में हमारी टीम का आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगने लगा। हमारी टीम को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हमारे संवाददाता को सेना के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हम ये सोचकर हैरान थे कि जिन हालात में हमारे लिए एक एक सांस नामुमकिन हो चुकी थी, उन हालात में कुछ लोग सदियों से जिंदा हैं। शायद इसीलिए क्योंकि उनकी रगों में आज भी शुद्ध आर्यन खून दौड़ रहा है। आर्यों की उस अजनबी दुनिया को देखने की बेकरारी में हमने 8 घंटे में ही अस्पताल से छुट्टी ली और वो सफर दोबारा शुरू हुआ। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। हमें बताया गया कि इन पहाड़ों के ऊपर आर्यों के 2 गांव हैं, जिनमें आज भी 2000 से ज्यादा आर्यन जिंदा हैं। हम फिलहाल अपनी मंजिल के पहले पड़ाव यानी 9500 फीट की ऊंचाई पर बसे दा गांव की सीमा तक पहुंच चुके हैं। ये वही दा गांव है जहां के बाशिंदों के बारे में अगर फिजाओं में कुछ तैरती है तो वो है बस किस्से और कहानियां। बस कुछ ही देर के इंतजार के बाद वो किस्से कहानियां जैसे फिर जिंदा होने वाले थे। दा गांव में आबादी के पहले निशान। मेरे पीछे पुरानी और एक खास शैली में बना ये मकान इस बात की गवाही दे रहा है कि हम गांव के अंदर घुस चुके हैं। दाह गांव चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरा था और हर तरफ फूलों से लदे खुरमानी के पेड़ नजर आ रहे थे। मैं फिलहाल दाह गांव के बीचों बीच खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये फूलों से लदा हुआ खुरमानी का पेड़ है। खुरमानी 2 तरह का होता है, एक खट्टा खुरमानी और एक मीठा खुरमानी। यहाँ के लोग खट्टे खुरमानी का बीज निकालकर उसका तेल बनाते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं। जो मीठा खुरमानी होता है उसे साबुत जो है बाजार में बेच दिया जाता है। इसी से उनकी आमदनी होती है और यही जो है इस गांव वालों की आमदनी का मेन जरिया है। आर्यों की उस रहस्यमय दुनिया में दाखिल होने की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। चंद कदमों के बाद ही हमें उस गुमनाम दुनिया के कुछ चेहरे दिखाई दिए। एक अजीब से मकान से बाहर निकलता एक शख्स, उसकी वेशभूषा जैसे इतिहास के पुराने किरदारों की याद दिला रही थी। कुछ और आगे बढ़े तो लोक नृत्य की एक अजीब सी तस्वीर सामने थी। शायद ये आर्यन ही थे, जिनकी नीली आंखों में इतिहास का एक बहुत बड़ा समंदर दिखाई दे रहा था। बेहद दिलचस्प था ये सब कुछ, क्योंकि हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे लोग पहली बार हमारे सामने थे जिनकी विरासत के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिनकी पहचान के लिए दुनिया के कई मुल्क आज भी बेताब हैं। कुछ ऐसे इंसान जो सही मायनों में पहले हिंदुस्तानी थे, पहले आर्य पुत्र थे। बारी अब उनकी रहस्यमय दुनिया में झांकने की थी, ताकि पहली बार ये देश आर्यों की संस्कृति, आर्यों के संसार को करीब से देख पाए। आधी हकीकत आधा फसाना,
देश के ठंडे रेगिस्तान में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो हिंदुस्तानी होकर भी हमारे और आपके जैसे नहीं थे। एक ऐसी प्रजाति जिन्हें शुद्ध आर्यन कहा जाता है। बेशक हम और आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हर साल दर्जनों विदेशी महिलाएं वहां जाती हैं, मर्दों के साथ वक्त बिताती हैं, इस उम्मीद में कि उनकी होने वाली संतान एक आर्यन हो। Is it important? I don't want to tell my name. I'm from Munich in Germany. I'm here to have a baby. I think you know what it means. सर हमारा गांव में आया था कोई जर्मनी लड़की, 2-3 आया था। दोनों के साथ मेरा दोस्त बना सर, फ्रेंड हुआ, हम दोनों एक दूसरे के साथ चले मिले, फिर हम दोनों ने यूज भी कर लिया सर, लव किया सर। हम लोग आर्यन है ना, तो उनको हमारा आर्यन के बीच चाहिए सर, उनको हमारा ये उसको चाहिए कि हमारा बच्चा चाहिए। वो आर्यन नहीं चाहते, आर्यन के लिए आते हैं, वहाँ हमारा इतना दूर है, वहाँ से आके वहाँ हमारे गांव में मेरे से मिलने के लिए आता है सर। तो उनको आर्यन के बीच चाहिए सर उनको। मुझे ना कुछ खर्चा है ना कुछ है, खर्चा भी करेंगे वो लोग, वहाँ से खर्चा करके यहाँ आए, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, उनका खर्चा मैं तो मुझे करना है सर, मैं तो करूँगा। Because only here in Ladakh is the only place anymore where you can get real Aryans with real Aryan blood. Yes, it's very common. पैसे दे के जाता सर वो मुझे, पैसे देता सर, कोई हिसाब नहीं है पैसे का। तो गिफ्ट भी अपना ये कोई बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उसको मालूम है कि मेरे पास बच्चे दूसरे भी हैं, तो मेरे बच्चे के लिए साबुन छाबुन ऐसे वगैरह वगैरह टॉफी शॉफी लेके आते सर। When the time is right, I will tell my child about his father. He will be an Aryan. He will have superior intelligence. He will not complain about this. He will be happy with what I've done because he will understand. हाँ मुझे पक्का उम्मीद है सर कि मेरे बच्चे बड़ा हो जाएंगे, मेरे को वहाँ ले जाएंगे, जर्मनी में ले जाएंगे, वो यहाँ पे मेरे से मिलने के लाएंगे, मैं इसी खुशी में हूँ सर। There's nothing to be ashamed of. I'm proud of what I've done. यही हैं वो आर्यन जिनकी ख्वाहिश में तमाम मुल्कों की महिलाएं हर साल हिंदुस्तान चली आती हैं, ताकि उनका होने वाला बच्चा भी एक सच्चा आर्यन हो। यही हैं दुनिया के वो सबसे शुद्ध इंसान और शायद हिंदुस्तान में कदम रखने वाली इंसानों की पहली नस्ल। यही हैं वो जिनके नाम पर हिंदुस्तान का नाम आर्यवर्त पड़ा। इनकी वेशभूषा देखिए, इनकी कदकाठी देखिए, आंखों का नीला रंग देखिए। हमारे लिए ये तस्वीरें किसी अचंभे से कम नहीं थी, क्योंकि इस बस्ती के लोगों की औसत लंबाई 6 फीट के आसपास थी, जबकि लेह और लद्दाख में इतने लंबे चौड़े इंसानों का होना हैरत की बात है। आपने अब तक इनकी कहानी, इनकी तस्वीरें इसलिए नहीं देखी क्योंकि आज तक कोई कैमरा इनकी दुनिया में दाखिल हुआ ही नहीं। हम आर्यों की इस दुनिया को करीब से देखना चाहते थे, उनकी वैदिक संस्कृति के गवाह बनना चाहते थे। इसलिए हमने इस गांव का मुआयना शुरू किया और तभी हमारी नजर एक 90 साल की बूढ़ी आर्यन महिला पर पड़ी। आंखों के नीले रंग और चेहरे की झुर्रियों में जैसे अतीत के हजारों किस्से सिमटे हुए थे। आर्यन है, इधर से है। आप आर्यन हैं? आर्यन है। में कितने लोग आर्यन हैं? गांव में बहुत है आदमी बहुत आदमी है। इस दुनिया के अलग रीति रिवाज हैं। खेती का काम महिलाओं के हवाले है और पुरुषों की जिम्मेदारी जंगल से लकड़ियां लाने की है। जिस तरह हिंदू धर्म में महिलाएं शादी के बाद सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह आर्यन महिलाएं शादी के बाद 4 चोटियां रखती हैं। ये आप देख सकते हैं,
ये शादी के पहले की 3 चोटियां हैं और उसके बाद ये महिला, ये चौथी चोटी भी इन्होंने बनाई हुई है, ये पति के लिए है। कुछ और आगे बढ़े तो हमें एक अजीब सा दरवाजा दिखा जो शायद किसी आर्यन के घर का है। हम दा गांव के एक आर्यन के मकान में हैं इस वक्त। ये एक विशेष शैली में बनाया गया है। ये मकान 2 मंजिला मकान है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घर की छत है वो लकड़ी के पट्टों की बनी हुई है। हर एक जगह जो है लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं। इसके अलावा हम एक दरवाजा देख रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर से हम प्रवेश कर रहे हैं। ये सकरा सा दरवाजा है। यहाँ भी, ये भी एक कमरा है, यहाँ भी लकड़ी के पट्टे लगे हुए हैं। कई लकड़ी के पट्टे हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और दरवाजा है। दरवाजे के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर खाना बनाने की जगह नजर आ रही है। यहाँ पर चूल्हा जो है रखा हुआ है और यहाँ कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं बगल में एक कुकर रखा हुआ है। इसके अलावा ये गैस का चूल्हा है। यहाँ पर एक खास अंदाज में जो बुद्धिस्ट स्टाइल का एक लंबा सा डंडा रखा हुआ है। कहते हैं कि इसमें चाय बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोने में ये 2 शिलाएं पड़ी हुई हैं जिसे देवता माना जाता है। खाना बनाने के तुरंत बाद जो पहली ऑफरिंग, जो पहला भोग जो है इसी शिला पर चढ़ाया जाता है। और यहाँ जिस घर में ये शिलाएं होती है वहाँ मांस, मछली, अंडा वगैरह सारा मना होता है। गांव के इस खेत में खेलते ये बच्चे शायद अपना अतीत नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो आर्यन है। तुम कौन हो? आर्यन। तुम कौन हो? आर्यन। तुम कौन हो? आर्यन। ये आर्यन हिंदी तो समझते हैं, लेकिन इनकी मूल भाषा बॉक्सैड है, जो आम लद्दाखी भाषा से एकदम जुदा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इन आर्यों के रीति रिवाज वैदिक संस्कृति की याद दिलाते हैं। गांव के हर घर में भेड़ बकरियों का होना जरूरी है। ये भेड़ और बकरियां इनके लिए सबसे पवित्र जानवर हैं। खाने पीने के लिए भी ये लोग बकरियों के दूध का ही इस्तेमाल करते हैं। हमें बताया गया कि आर्यन सिर्फ उन चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं जो जमीन से पैदा हुई हैं। आर्यों के बारे में कुछ ऐसा ही वेदों में भी लिखा है, क्योंकि यह माना जाता है कि खेती की तकनीक आर्यों ने ही शुरू की थी। इस अनोखी दुनिया को खंगालते हुए हमें घर के भीतर पहुंचे तो हमें कुछ आर्यन अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही दिखाई दिए। कुछ अजीब सा लिबास, फूलों से सजी पगड़ियां और गले पर अनोखी माला। इनकी जिंदगी, इनकी वेशभूषा, इनकी संस्कृति आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी ऋग्वेद में बताई गई। आर्यन की जो तस्वीरें अब तक हमने सिर्फ किताबों में देखी थी, वो जैसे साक्षात हमारे सामने थी। हमारे साथ 2 आर्यन महिलाएं हैं। इनकी एक खास वेशभूषा है, खास परिधान है और इसमें जो चीजें भी उन्होंने पहनी हुई है उन सब का एक खास मतलब है, एक खास उपयोग है। अब जैसे कि ये एक शंख की माला की तरह इन्होंने एक चीज पहनी हुई है, इसे छकोस कहा जाता है। इस छकोस का जो इस्तेमाल भूत उतारने के लिए कहा जाता है, जो बुरी नजर ये मानते हैं कि ऐसे इससे बुरी नजर जो है उतारी जाती है। इसके पीछे सुई धागा, यहाँ पर जो है सुई लगा हुआ है, इसका मकसद है ग्रह उतारने के लिए। जो इनके माथे पर लगा हुआ आप ये फूल देख सकते हैं, ये फूल जो है खास तरह का फूल है, इसको द्रोकपा कहा जाता है। ये पवित्र फूल माना जाता है। इनका ये दादा परदादा के जमाने से ये लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। ये फूल बहुत जल्दी जो है मुरझाता नहीं है, ये महीनों जो है फूल इसी तरह से रह सकता है। ये आर्यन बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते। अपनी विरासत को सहेजने के लिए अपने बच्चों को भी गांव से बाहर नहीं भेजते, लेकिन मेहमानों के स्वागत की परंपरा को निभाना अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमारी खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रखी गई। एक आर्यन परिवार ने हमें जो भोजन परोसा वो काफी कुछ वैसा ही था जैसा देश के दूसरे हिस्सों में होता है।
हमें खाना दिया गया है। आप देख सकते हैं खाने में चावल हमें दिया गया है, इसके अलावा रोटी है, सलजम की साग है, मूंग की दाल है और साथ में ये बार्ली है, जो कि खाने के बाद हमसे कहा गया है कि अगर हम पीना चाहें तो हम पी सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये आज का खाना है जो हम अभी खाने वाले हैं। जाहिर तौर से एक अलग दुनिया में अलग लोगों के साथ इस तरह के खाने का एक अलग ही अनुभव है। घर के दूसरे हिस्से में रोज मर्दों की कुछ ऐसी ही बैठक सजती है और खाने पीने के साथ संगीत की महफिलें भी सजती हैं। बारी अब आर्यों के एक और गांव दार्चिक को तलाशने की थी, जो बसा है बटालिक सेक्टर के एक बॉर्डर इलाके में। फिलहाल हम बटालिक इलाके में आर्यों के एक और गांव दार्चिक के ठीक मुहाने पर खड़े हैं। मेरे पीछे आप एक बोर्ड लगा देख सकते हैं जिस पर अंग्रेजी में लिखा है अबोर्ड ऑफ रेड आर्यंस, जो इस बात की गवाही देता है कि इस इलाके के वाशिंदे आर्यंस हैं जो यहाँ सदियों से रहते चले आए हैं। ये वही इलाका है जिनकी पहाड़ियों में करगिल युद्ध लड़ा गया था। और यहां आते ही हमारी मुलाकात उस करगिल विजय के एक बहुत बड़े हीरो से हुई, ताशी नामग्याल। वही शख्स जिसने इन पहाड़ियों पर घुसपैठियों की चहलकदमी को पहली बार देखा था और ताशी की सूचना पर ही सेना को पाकिस्तानी साजिश की जानकारी मिली थी। ताशी से हमारी मुलाकात पहले भी हुई है, लेकिन ये जानकारी हमें पहली बार मिली कि ताशी भी एक आर्यन है। यानी करगिल युद्ध में भी एक आर्यन की समझदारी देश के काम आई थी। बंजुटो में 6 बंदे नजर आया मेरे को, मेरे पास बिनोकुलर है था, तो उसमें 6 बंदे ने पत्थर डूल रहा था, बर्फ हट रहा था। 5-10 मिनट तक मैंने वहाँ देखा, चेक किया, जब्ता करके देखा। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमारे बटालियन में 3 पंजाब था उस यूनिट, तो यहाँ हमारी इधरी 4 जवान बैठा थे यहाँ ब्रिटिश के साथ में। एक गार्ड कमांडर था हवलदार बलविंदर सिंह, उसको मैंने रिपोर्ट दिया, साहब मैं यहाँ को ढूंढने गया था तो वहाँ बंदा है, बंदे लोग देखा मेरे को। गांव के ये आर्यन आज भी भारतीय फौज की मदद करते हैं और बदले में सेना भी इनकी जिंदगी को संवारने में अपनी भूमिका निभा रही है। इस गांव में आर्यों की जिंदगी को करीब से देखने के बाद भी हमारे जहन में कई सवाल थे कि आखिर ये लोग बाहरी दुनिया से घुलना मिलना क्यों नहीं चाहते। आखिर क्यों ये आर्यन मानते हैं कि वही दुनिया की सबसे शुद्ध इंसानी नस्ल है। आधी हकीकत आधा फसाना, दुनिया की सबसे शुद्ध आर्यन प्रजाति। कोई मानता है कि यह प्रजाति सबसे शक्तिशाली है, कोई मानता है कि इनके जितना बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं। हम आर्यों की दुनिया को करीब से देख चुके थे, लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क क्यों नहीं रखना चाहते। ऐसी क्या वजह है कि ये लोग खुद को दूसरों से महफूज रखते हैं। इसका जवाब सिर्फ इस प्रजाति के पास था और हमारी टीम भी यही जानना चाहती थी। इतिहास की अनगिनत कहानियों को समेटे ये विरासत सदियों से यहीं कायम है, लेह की इन्हीं बस्तियों में। इनकी गुमनामी की वजह है आर्यन परंपरा के कुछ रीति रिवाज। आज तक आर्यन समुदाय का कोई सदस्य न बाहरी दुनिया में शामिल हुआ और न ही किसी बाहरी शख्स को इनके संसार में जगह मिली। हमें बताया गया कि आर्यन समुदाय में शादियों का दायरा सिर्फ अपनी बस्ती तक सिमटा है। गांव में आज भी एक शादी का जश्न है और हम भी उस जश्न के मेहमान हैं। अपनी पारंपरिक वेशभूषा से सजी ये लड़की आज 7 जन्मों के बंधन में बंधने वाली है। लड़की के सिर पर जो फूल सजाए गए हैं
उन्हें मुंथुत कहते हैं। ये फूल भी आर्यों की इस दुनिया जितना ही रहस्यमयी है, जो 12 साल तक नहीं मुरझाता। घर में शहनाई गूंज रही है और इस बड़े से वाद्य यंत्र को बूस कहते हैं। शादी के जश्न की शुरुआत एक स्थानीय पेय छांग से होती है, जो गेहूं से तैयार होता है, जिसके साथ बाजरे के आटे में मक्खन मिलाकर एक व्यंजन भी परोसा जाता है। दूल्हे ने जो सेहरा पहना है, उसकी भी अपनी एक कहानी है। ये सेहरा सदियों से चला आ रहा है और शादी के वक्त यही इकलौता सेहरा ही हर दूल्हे के सिर पर सजाया जाता है। कुछ देर के रस्म और रिवाज के बाद आर्यों का लोक नृत्य शुरू होता है, जिसे परसूल कहते हैं। मेहमानों के लिए भी इस जश्न में शामिल होना जरूरी होता है, इसलिए कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हमारी टीम भी आर्यन समुदाय का हिस्सा बनी। आज हमारा शादी चल रहा है, इसी का खुशी हम बता रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा पहली शादी हो रहा है यहाँ। आज बहुत मेहमान आया है यहाँ पे, हमारे शादी के यहाँ पर ऐसे ही चलते हैं हमारे गाँव। परंपरागत शैली और तमाम रस्मों के साथ ये शादी संपन्न हुई। ऐसी शादियां आर्यन समाज में आम हैं, लेकिन जो खास बात है इस समाज के साथ वो है बहुविवाह प्रथा, यानी एक से ज्यादा शादियों का रिवाज, जो यहाँ काफी प्रचलित है। आर्यन समुदाय में हर शख्स बराबर है। शादी को लेकर जितनी आजादी लड़कों को है, उतनी ही आजादी लड़कियों को भी है। लड़कियों और लड़कों को अपने जो सोसाइटी में है उनको बिल्कुल फ्रीडम है, वो अपने मर्जी से अपना जो कपल चुन सकते हैं। अगर लड़की चाहे मैं किसी लड़के के साथ बैठना नहीं चाहती है, तलाक मांगना चाहती है, तो लड़की अपने मर्जी से तलाक लेके दूसरा शादी करती है। लड़का अगर लड़की के साथ ये मतलब शादी के साथ वो खुश नहीं होगा या उसको तलाक चाहता होगा, तो मतलब इक्वालिटी है, लड़की और लड़के में भी कोई फर्क नहीं है। इन्हें लगता है कि इन रीति रिवाज की वजह से ही उनकी संस्कृति आज तक सलामत है। जो आर्यन जो है ना हमारा बिल्कुल प्योर इस तरह से है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन जो है मैट्रिमोनियल से जो है, कभी किसी बाहर के साथ हमारा शादी हुआ नहीं है, तो इस तरह से ये जो रेस जो है वो किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ है। इस बस्ती में हमें आर्यन का एक और रूप भी दिखा। गांव के एक छोटे से घर में हमें कुछ लोग बौद्ध धर्म की सबसे रहस्यमय वज्रयान पूजा करते दिखाई दिए। बौद्ध धर्म का ये स्वरूप तंत्र साधना से जुड़ा है और ऐसा माना जाता है कि आर्यों की एक बहुत बड़ी शक्ति इन साधनाओं में भी छिपी है। जितनी अजीब सी पूजा थी, उतनी ही रहस्यमय थी आर्यों की दुनिया भी, जिसे IBN 7 पहली बार आपके सामने लाया। क्योंकि यही है वो नस्ल जिन्हें हम इतिहास की किताबों में पढ़ते आए। शायद यही हैं पहले शुद्ध हिंदुस्तानी। आर्यों को लेकर दुनिया में लंबे वक्त से बहस छिड़ी है। दुनिया के कई मुल्क इस प्रजाति पर अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं कि शुद्ध आर्यन प्रजाति के 2200 लोग आज भी हिंदुस्तान में ही हैं। शायद वही जिनकी तस्वीर आपने आज पहली बार देखी। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच है, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।